बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सैयद फ़ारूक रज़ा। हम चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने प्रॉपर्टीज़ और डिस्कवरीज देखी थी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। अब आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मेजरमेंट ऑफ E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये हमने शुरू में जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू किया था उसमें भी हमने इस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया था। अब भी वही इस एक्सपेरिमेंट है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को जो हमने डिस्कस किया था कि कैथोड रेज जो है वो डिफ्लेक्शन होती है उनकी, क्योंकि उन पर चार्ज पार्टिकल है तो डिफ्लेक्शन जो है वो चार्ज पार्टिकल शो करता है। अब यही बात हम यहाँ करेंगे। 1897 में जे थॉमसन एक साइंटिस्ट था, उसने मेजर किया E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, वही एक्सपेरिमेंट सारा वही है। हमारे पास कैथोड से कुछ रेज निकली, जब दोनों फील्ड दो चीजें अप्लाई की थी, P2 पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, P3 पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। अब आप यहां देखें, हमारे पास यहाँ एनोड है, ये कैथोड है, दोनों को हमने सप्लाई के साथ जोड़ा है। ये एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन है जिसके ऊपर पॉइंट P2 है, P1 है और P3 है। अच्छा, स्टार्ट के अंदर हमने दोनों फील्ड को इनएक्टिव किया था, ना ही मैग्नेटिक फील्ड ऑन थी ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन थी। तो पॉइंट जो है उसने सीधे स्ट्राइक किया अगर P1 पे, इसका मतलब कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की क्योंकि दोनों फील्ड ऑफ थी। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने? फर्स्ट स्टेप में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन की, तो ये हमारे पास कहां स्ट्राइक किया? इसने कैथोड रेज ने P2 पे स्ट्राइक किया। इसी तरह से मैंने फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ किया, अब मैग्नेटिक फील्ड ऑन की, तो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से वो P3 पे जो है वो डिफ्लेक्ट हुआ। बेसिकली ये जो डिफ्लेक्शन है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से हो रही है। अब हमने इन दोनों फील्ड्स को इकट्ठे ऑन करके ऐसे एडजस्ट करना है कि दोनों जो है ये पॉइंट P1 पे स्ट्राइक करें। दोनों फील्ड्स की ऐसी एडजस्टमेंट की जाए, एक को बढ़ाएं एक को घटाएं, इस तरह से एडजस्टमेंट किया है कि अगेन जो कैथोड रेज है कहां पे स्ट्राइक करे? P1 पे। अब इन दोनों की जब एडजस्टमेंट की गई, इन दोनों के एडजस्टमेंट से जे थॉमसन ने E/m वैल्यू कि चार्ज टू मास रेशियो फाइंड कर ली, विच इज -1.7588 into 10⁻11 कॉलम पर kg। इट्स मीन हमारे पास अगर 1 kg इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई 1 kg इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मालूम करना है वो कितना होगा? 1.7588 into 10⁻11 कॉलम। ये ऑब्जेक्टिव इसमें पूछ लिया करता होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि 1 kg इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, तो आपको याद होना चाहिए 1.7588 into 10⁻11 कॉलम। तो इस तरीके से हमारे पास मेजरमेंट हो गई E/m वैल्यू की, दोनों फील्ड्स को एडजस्ट करके। जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग है, मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अच्छा, डायग्राम को पहले हम डिस्कस कर लें। दो हमारे पास इसमें खाने, एक को उसने A का है, दूसरे को A' का है। ये हमारे पास एटमाइजर है जिसके अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं, इस पे स्प्रे करते हैं। अच्छा, ये दूरबीन है जिसकी वजह से हमने ऑयल ड्रॉप्स को जो है वो ऑब्जर्व करना है। इसके बाद एक्सरेज है, एक्सरेज जो है वो गैस को आयनाइज करना है क्योंकि इसके अंदर गैस मौजूद है। माइक्रोस्कोप यहाँ हमने रखा हुआ है, माइक्रोस्कोप जो है वो क्योंकि हमने डीपली ऑब्जर्व करना है ऑयल ड्रॉपलेट्स की मूवमेंट को, इसलिए इसके अंदर माइक्रोस्कोप भी लगाया गया। अच्छा, ये तो सारी थी ऑपरेटर्स की बात। सबसे पहले होता क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट से हम ड्रॉप्स निकलते हैं, ये बिल्कुल सीधे नीचे आ रहे हैं। अच्छा, ऑयल ड्रॉप्स जो है वो नीचे आएंगे। अब जो इनकी मूवमेंट है वो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, तो इसलिए इसकी हम वेलोसिटी की बात करेंगे। वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट V1 इज इक्वल टू mg। mg किया ग्रेविटी की वजह से। तो बेसिकली फर्स्ट जो मूवमेंट है ड्रॉपलेट्स की वो किस वजह से है? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी उनको नीचे खींच रही है, जबकि दोनों फील्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमने इसके अंदर हमने जो है वो ऑफ की हुई है। अब होता क्या है, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन की, अब आप यहां देखें ये नेगेटिव है और ये इसका पॉजिटिव है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन की, एक्सरेज को हमने एंटर करवाया, एक्सरेज ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया, इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया। एज ए रिजल्ट पॉजिटिव आयंस आर प्रोड्यूस, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पहले ड्रॉप नीचे आ रहा था, जैसे आयनाइज हुआ एक
चंद नैनो सेकेंड्स के लिए वो सस्पेंड हुआ। सस्पेंड होने के बाद इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहां हुई? अपवर्ड हुई। अब जो वेलोसिटी जो अपवर्ड डायरेक्शन में है वो कौन सी होगी? v2 इज इक्वल टू ई माइनस एम जी। माइनस का साइन जो शो कर रहा है वो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए शो हो रहा है। अब जब वो 1 सेकंड के लिए सस्पेंड हुआ, उस पे हमने फील्ड की स्ट्रेंथ को देखते हुए इसका चार्ज जो है वो फाइंड कर लिया, विच इज 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। अच्छा, अगर हम बात करें ई क्या है? ई स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके बाद ई जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, जो हमने पहले बात की स्मॉल ई की। अच्छा, अब एम जो है वो मैस है, और जी जो है वो हमारे पास यहाँ ग्रेविटी की हम बात करें तो बेसिकली ये हमने इस एक्सप्लेन किया, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड किया। v1 ओवर v2 इज इक्वल टू mg ओवर ई माइनस mg। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इससे हमने चार्ज फाइंड किया। बेसिकली मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में मिलीकन जो साइंटिस्ट था 1909 में उसने ये एक्सपेरिमेंट किया और चार्ज जो है वो फाइंड किया। इसी तरीके से आप मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जो है इससे फाइंड कर सकते हैं। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए आपको पहली वैल्यू मौजूद है E बाय एम वैल्यू, जैसे हमने यहां अभी कैलकुलेट की थी, वो होती है 1.7588 इंटू 10⁻11 कॉलम पर kg। अच्छा, अब हमें चार्ज की वैल्यू भी अभी हमने निकाल ली है, वो क्या थी? 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। अच्छा, अब चार्ज की वैल्यू इसमें पुट करें जो ई के अंदर, देखें 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम ओवर m इज इक्वल टू 1.7588 इंटू 10⁻11 कॉलम पर kg। मैथ फाइंड करना है, मैथ को इधर ले जाएं, ये यहां डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 1.6022 ये 19 कॉलम आ जाएगा, और ये 1.7588 इंटू 10⁻11 कॉलम पर kg। अब आप देखिए कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.109 इंटू 10⁻31 kg। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन का मैस हमारे पास इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें E बाय एम वैल्यू भी पता थी, हमें चार्ज भी पता था, हमने उन दोनों की मदद से क्या कर लिया? मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस तरह से निकाल लिया, विच वैल्यू इज 9.109 इंटू 10⁻31 kg। अच्छा, ये तो था हमारा मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का, जो हमने जिसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड किया। अब अगला एक टॉपिक बड़ा फेमिलियर सा है, रदरफोर्ड, आपने 9th के अंदर भी पढ़ा है। सिंपली वही टॉपिक उन्होंने यहां किया है। 1911 के अंदर एक लॉर्ड रदरफोर्ड था, उसने एक मॉडल दिया जिसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का नाम दिया गया। इसमें हुआ क्या कि बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है, ये बम्बार्डमेंट करवाई गई किस पे? गोल्ड फॉइल पे, जिसकी थिकनेस जो है 0.00004 सेंटीमीटर थी। अब हुआ क्या, जब इस पे इसने फॉल करवाया, मोस्टली जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल थे क्या थे? वो बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड चले गए। उनमें से कुछ पार्टिकल जो है वो उसको डिफ्लेक्ट हुए थे ग्रेटर देन 90 के एंगल पे, और कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक हुए। बेसिकली ये 3 ऑब्जर्वेशन इसके एक्सपेरिमेंट से हमें निकाली गई। अच्छा, इसमें जिंक सल्फाइड एज ए डिटेक्टर के तौर पर एट द एंड रखा गया है। अब हुआ क्या, हमें ये 3 ऑब्जर्वेशन जो मिली उससे आखिर में कंक्लूजन क्या निकले? बेसिकली कंक्लूजन निकला कि मोस्टली जो रेज अनडिफ्लेक्टेड गुजर गई, इसका मतलब क्या है? मोस्टली पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। मोस्टली पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। हमारे पास एटम का काफी हिस्सा क्या है? एम्प्टी है। कुछ पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हुए ग्रेटर देन 90 के एंगल पे। इसका मतलब ये है कि सेंटर के अंदर कोई हैवी पार्टिकल मौजूद है, हैवी मैस मौजूद है, जिसके कॉर्नर से वो टकराया और वो ग्रेटर देन 90 के एंगल से गुजर गया। अब
कुछ अब 100 में से एक रे जो थी वो बाउंस बैक होकर पीछे आई, उसका मतलब क्या है कि वो हैवी मास के सेंटर में टकराई है और बाउंस बैक हुई है। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि मोस्टली पार्ट ऑफ एटम एम्प्टी है और एटम का तमाम की तमाम मास किस में है, न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर होता है। इस तरीके से हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई है। इसको हम क्या कहेंगे, ये बेसिकली क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस है कि हमें डिस्कवर कर लिया न्यूक्लियस को। तो ये हमारे पास डिफेक्ट्स की बात अगर हम करें, डिफेक्ट्स में बेसिकली दो डिफेक्ट हैं कि वो कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं कि रिवॉल्विंग पार्टिकल है और कॉन्टिन्यूस एनर्जी एमिट कर रहा है। अब इस सूरत में देखें इलेक्ट्रॉन जो है वो अब कॉन्टिन्यूस रिवॉल्व कर रहा है और उसमें एनर्जी एमिट कर रहा है, तो वो ऐसा ऐसा न्यूक्लियस के करीब आएगा और वो न्यूक्लियस के अंदर आकर उस पर गिर जाएगा। इस तरीके से एटम का स्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो जाता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल चीज है। दूसरा डिफेक्ट ये था कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें लाइन स्पेक्ट्रम देता है, लेकिन हमें देना कौन सा चाहिए उसको, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो ये बेसिकली दो डिफेक्ट थे जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हमने डिस्कस किए। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। इसमें बारे में ये एक मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट था जिसने 1900 के अंदर ये प्रपोज की थ्योरी। इस थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट है बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। वो कहता है कि एनर्जी ना ही कॉन्टिन्यूस एमिटेड होती है ना ही एब्जॉर्ब होती है, ये डिसकॉन्टिन्यूस मैनर के अंदर एनर्जी कोई भी एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, अब वो किस फॉर्म में एमिट या एब्जॉर्ब करता है, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम। क्वांटा बेसिकली एनर्जी पैकेट्स होते हैं जिसकी फॉर्म में वो एब्जॉर्ब करता है। अगर यहां हम बात करें लाइट की, तो लाइट की फॉर्म में वो फोटॉन होते हैं, फोटॉन एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, ये लाइट्स की फॉर्म में होते हैं। अब इसकी थोड़ी मैथमेटिकल डेरिवेशन के बारे में देखें। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितनी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जितनी एनर्जी कम होगी उतनी ही उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। अच्छा, अब इसमें ये देखें, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो हमारे पास H आता है कांस्टेंट। H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। H प्लैंक कांस्टेंट है जो साइंटिस्ट के नेम पे ही रखा गया, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब इसमें हमारे पास जो है वो वैल्यूज निकल आती है कि जो मैक प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 6.626 आ गई है। अब ये इक्वेशन आ गई है। अब उसने कहा कि फ्रीक्वेंसी का अगर आप वेवलेंथ के साथ रिलेशनशिप देख लें, डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ एंड क्रस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड कि वेवलेंथ, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी ही वेवलेंथ कम होगी, जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो अब इसमें भी अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो C एज ए कांस्टेंट, जिसे हम स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू आपको पता है। अच्छा, अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है किसकी, अब ये वैल्यू आ गई फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपने इसके अंदर पुट करनी है, ये जो वन इक्वेशन के अंदर आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट की तो आती है hc/λ। अच्छा, अब ये 1/λ को हम अलग कर दें तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी और वेवलेंथ का आपस में हमें रिलेशन मिल गया। रिलेशन इनवर्स है, जितनी एनर्जी ज्यादा उतनी ही वेवलेंथ क्या होगी, कम, जितनी एनर्जी कम उतनी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। अच्छा, अब इस थ्योरी ने एक और रिलेशनशिप बताया कि बेसिकली हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके इक्वल होती है, मतलब डायरेक्ट 1 जो है वो इनवर्स ऑफ लैम्डा के इक्वल होती है। अच्छा, अब आप देखें जरा, इसमें वैल्यू पुट करें, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। वेव नंबर क्या है, द नंबर ऑफ वेव पास थ्रू इन 1 सेकेंड, इसको कहते हैं वेव नंबर। अब वैल्यू जब पुट किया हमने तो ये वैल्यू इस तरह से आ गई hc/λ, ये न्यू बार। अब इससे हमें रिलेशनशिप मिल गया एनर्जी का और वेव नंबर का। इस मीन क्या हुआ कि एनर्जी जितनी बढ़ेगी वेव नंबर उतना ही बढ़ेगा, एनर्जी जितनी कम होगी उतना ही वेव नंबर भी क्या होगा, कम होगा।
कंक्लूजन अगर आप देखें तो फर्स्ट पॉइंट कंक्लूजन का पॉइंट है, एनर्जी जो है इमिटेड और एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा एनर्जी पैकेट्स। इसमें बाकी आपको ये इक्वेशंस के बारे में बताया गया, एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। अब इसमें ये हमने पहला पढ़ा था पॉइंट कि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेव नंबर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां आपने ये वाला पॉइंट पढ़ लिया। इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास ये इसके वेव डिस्टेंस जो होता है लैम्डा के इक्वल हम बात करते हैं, वेव लेंथ की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये 3 पॉइंट्स हैं जो हमें ये कंक्लूजन के बारे में बताते हैं। आगे हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल है, नील बोहर ने 1913 में इसको प्रपोज किया था। आपने 9th-10th में भी इसको बखूबी पढ़ा हुआ है। वो कहते हैं नहीं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, और जिस न्यूक्लियस के गिर्द अराउंड कर रहा है उसकी जो हर ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी है। क्या है जी? हर ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी है। अब हमारे पास जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ना ही वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट करता है ना ही एब्जॉर्ब करता है, उसकी क्या है? एनर्जी, फिक्स एनर्जी है। अच्छा, अब वो एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब करता ही नहीं है, लेकिन करेगा कब? जब वो जंप करेगा। इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है तब ही एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा? हमारे पास एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर की तरफ आएगा, जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी उतनी ही एनर्जी उसको क्या करनी पड़ेगी? एमिट करनी पड़ेगी। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो हमारे पास ऑर्बिट में होता है उसकी एनर्जी फिक्स होती है। इलेक्ट्रॉन ना ही कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहा है ना ही एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब किस फॉर्म में करता है? जब वो जंप करता है। जंप करता है फ्रॉम लोअर टू हायर तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और हायर टू लोअर तो एनर्जी क्या करेगा? एमिट करेगा। अच्छा, अब ये देखें, इस तरीके से आप किसी भी एटम के अंदर एनर्जी डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। उसको कैसे फाइंड करेंगे? del E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अगर ये हम फार्मूले से हम किसी भी दो ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस को क्या कर सकते हैं? हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, आखिरी पॉइंट इसमें ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम हो हमारे पास mvr इज इक्वल टू NH/2π। मतलब जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इतना होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन सिर्फ रिवॉल्व करेगा। तो इसमें m मास है, v वेलोसिटी है, r जो है वो रेडियस है, n कोई भी हो सकता है 1 2 3 अप टू सो ऑन, टू h जो है प्लैंक कांस्टेंट है, 2 और पाई जो है ये कांस्टेंट है। तो बेसिकली अगर n की वैल्यू आप 1 2 3 पुट करें तो आप देखिएगा इसमें आता है हमारे पास h/2π, और इधर देखिए अगर हमने यहाँ 2 पुट करते हैं तो 2h/2π, इसके अंदर 3h/2π। इस तरह से n की वैल्यू आप पुट करते रहेंगे तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। तो उसने सिर्फ आखिरी पॉइंट में यही एक्सप्लेन किया है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? mvr इज इक्वल टू NH/2π। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमारे पास डेरिवेशन हम करेंगे ऑर्बिट जो रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट की, उसमें हमें ये करना पड़ेगा। तो अगर ये सारा हमारे पास आज लॉन्ग क्वेश्चन थे, तो अगर आप इनमें से कोई कंफ्यूजन हो आप डिस्कस कर सकते हैं। बाकी अल्लाह हाफिज।